शादी होकर मैं जिस घर में आई, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें 2 पोर्शन थे और उसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफी खूबसूरत लगता था। लेकिन रात के वक्त यहाँ बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शोहर, और अब तीसरा फर्द मैं। इस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शोहर ऑफिस होते, मैं इस घर में अकेली भला क्या करती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने उसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया। ये एक दोपहर की बात है जब मैं किचन में खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं और मैं वही बनाने में मसरूफ थी जब किसी की आहट की आवाज पे मैंने पीछे मुड़ के देखा। तवक्को के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि उन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम को झटका और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपरी मंजिल की सीढ़ियों में रखा हो। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पर उंगली रखकर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चुनाचे चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पर रखाई और हैरत की इंतहा न रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई नहीं रहता है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाकयात की शुरुआत यहीं से हुई। इसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती, एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों पर रख दिया करती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाकयात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज्यादा हैरान कुन भी हो जाता। एक दफा यूं हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलने में थोड़ी देर हुई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शोहर सोफे पर बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त, मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो दरवाजा जिसने खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे कि दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि दरवाजा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज्यादा कुरेदा नहीं, हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि माँ बनने वाली। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाकयात कुछ भयानक रुख अख्तियार कर गए। उस रात मैं और मेरे शौहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो उस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जिसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, स्याह लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे बाएं गाल पे खड्डा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल झुलस गई हो। उसके हाथ में कोई नोकीली सी चीज थी, चाकू टाइप। वो बेड पर मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं उसे देख रही थी और ऐसे कि मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी और आंखें फाड़े ऐसे देख रही थी। इस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो नोकीली चीज मेरे दिल पर रख दी और फिर वो उसे चलाती हुई मेरे पेट तक ले आई। फिर उसने हाथ हवा में ऐसे उठाया कि जैसे वो चीज मेरे पेट में घोंप देगी। जैसे ही उसकी नोकीली चीज जो कि चाकू टाइप थी मेरे पेट तक आई, मैंने जोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबूर हाँप रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खुली थी। मेरे शौहर बेखबर सो रहे थे। क्या वो मेरा ख्वाब था? मैंने सोचा।
मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि कमरे का अधखुला दरवाज़ा जो कि मैं रात को लॉक करके सोई थी और कमरे में फैली शदीद नागवार बू इस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो महज ख्वाब नहीं था। जैसे तैसे रात गुजारी। सुबह रात वाले वाक़ये का जिक्र शौहर से किया तो वो भी कुछ परेशान हुए। कहने लगे कि ये बात तुम अम्मी को बता दो। दोपहर को जब मैं खाना लेकर सास के पास बैठी तो मैंने उन्हें सारी बात बताई। मेरी सास ने कहा कि रात को मेरे पास आना, मैं देखती हूँ कि क्या मसला है। इतना तो मैं जानती हूँ कि इस घर में रहने वाला जिन्नात का कबीला एक अरसे से इस घर में रह रहा है और वो नुकसान पहुंचाने वाला नहीं। ये मेरे लिए नया इंकशाफ था कि मेरी सास कुछ न कुछ अमलियात का इल्म जानती थी और इस घर में कोई एक आध जिन नहीं बल्कि बाकायदा पूरा कबीला जिन्नात का रहता है, जिनमें हर उम्र के जिन्नात मौजूद हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें और उनका सरदार भी है। खैर मैंने जैसे तैसे दिन गुजारा। रात को अपनी सास के पास गई तो वो पूछने लगी कि तुम कल रात कहाँ गई थी। मैंने कहा कि हम रेस्टोरेंट गए थे और वहाँ से वापसी पर एक फैमिली पार्क में चले गए थे। कहने लगी कि इस फैमिली पार्क से एक खबीस औरत तुम्हारे पीछे लगकर इस घर में आई और इसे तुमसे नहीं, तुम्हारे बच्चे से गर्ज है, वो उसे मार के ले जाना चाहती है। ये सब सुनकर मैं रोने को आ गई। वो कहने लगी, परेशान ना हो, जब तक मैं हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। उन्होंने कुछ पढ़ाई करके मेरे ऊपर फूंक दी और कहा कि हर वक्त अपने गिर्द कुरानी आयात का विर्द करके हिसार बांध के रखा करो। जब तक ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आ जाता, इसके बाद भी कोई बंदोबस्त कर लेंगे। खैर मैं वहाँ से आ गई मगर बहुत डरी हुई थी। फिर उसके बाद कुछ न हुआ। मैं हर वक्त आयात का विर्द रखने लगी। ये तकरीबन उस वक्त की बात है जब मुझे 8वां महीना लग चुका था। मैं अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी जब मुझे किसी ने जोर से पीछे से धक्का दिया। मेरी बुलंद होती चीख इस वक्त पूरे हल्क में रह गई, जब मैं गिरने की बजाय आधी फिजा में ही मौल्लक रह गई। किसी के 2 हाथों ने मुझे थामा हुआ था और गिरने से बचा लिया। मैं वहीं बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बेकाबू हो रही थी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगी जब पीछे से किसी ने मेरे सर पर शफकत भरा हाथ रखा। मैंने मुड़कर देखना चाहा मगर मेरी गर्दन ना हिली। बस आवाज़ आई, फिक्र न करो बेटी, हम तुम्हारी हिफाजत करेंगे। इसके बाद वो हाथ मेरे सर से हटा लिया गया। मैं एकदम गर्दन मोड़कर देखा मगर वहाँ कुछ नहीं था। हाँ, एक खुशबू थी जो मेरे आसपास बिखरी हुई थी। मैं अक्सर अपने शौहर को मजाक में कहती थी कि ये घर तो कहानियों वाला भूत बंगला है, मगर ये भूत बंगला अब मेरी हिफाजत कर रहा था। इस घर के भूतों से, जो कि जिन्नात थे, एक उल्फत सी हो गई थी। वैसे भी अक्सर मोहल्ले वाली खुद आती, आकर बताती कि तुम्हारी छत पर अक्सर रात को रोशनी होती है जिसमें काफ़ी मर्द और औरत चलती फिरती नजर आते हैं। अक्सर इस घर की ऊपरी मंजिल की खिड़कियों से कोई औरत तो कभी कोई लड़की झांकती दिखाई देती है। ये बातें हमें इसलिए बताई जाती थीं कि सब जानते थे कि हम इस घर में 3 ही फर्द रहते हैं। मगर खैर ये मेरा मसला नहीं था। मेरा मसला तो वो औरत थी जो मेरा बच्चा ले जाना चाहती थी और इस खौफ ने मेरी दिन रात की नींदें हराम कर रखी थी। आखिरकार मैंने अपने शौहर से कहा कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। यही बात मैंने अपनी सास से भी कही। फिर उन्होंने जो बात समझाई वो मेरी समझ में आ गई थी। उन्होंने कहा कि बेटा, इस घर के जिन्नात तो इस औरत से तुम्हारी हिफाजत कर रहे हैं। अगर तुम यहाँ से निकली तो उसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ न तुम। इस मखलूक को उन लोगों के मुकाबले पे ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकलकर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीब वाकयात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत दिखने लगी। मैं रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिशें की गईं मगर मैं हर बार बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन से वो पैदा हुई मेरी सास ने मामूल बना लिया रात उस पर पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही उस पर पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने उसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी। मैंने ध्यान न दिया, बच्चे ऐसे हंसते ही हैं, और कभी कभी इतना शदीद रोती थी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता था। जैसे जैसे बड़ी होती गई अकेली खेलती रहती थी। ऐसे लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी तो तोतले अल्फाज में बताने लगी, मम्मा वो आंटी गंदी है। मुंह बसुरते हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पर ये मुझे कुछ नजर ना आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने बुला रहे हैं
और फिर उठकर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और खुद ही खुद बातें करती जाती। तुमने मुझे धक्का दिया, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम सब चुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी। इस तरह की बातें करते अकेले खड़े होकर मेरी सास ने मुझे मना किया हुआ था कि मैं नूर से कुछ न पूछूं, वरना वो खौफजदा हो जाएगी कि जो मुझे नजर आ रहा है वो मम्मा को नजर क्यों नहीं आ रहा। इस तरह बच्ची के जहन पर असर पड़ सकता है। यकीनन इस घर में रहने वाले जिन्नात के बच्चे थे जो उसके साथ खेला करते थे, और नूर इस बात से ला इल्म थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद खराब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबरगिरी रखते थे, अब उन्हें तुमसे और खास कर नूर से बहुत उल्फत हो गई है, वो उसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाली जिन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस न हुई। ऐसे लगता था जैसे वो भी उदास गुमसुम हो गए। मैं खुद बहुत उदास थी। इस सब पर यह कि मेरी नूर सुबह शाम पढ़ाई करके हिसार खींचने वाला कोई ना रहा था। मैं खुद ही आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी, मगर माँ थी ना, एक खौफ था जो हर वक्त दामनगीर रहता था। अजीब जगह थी, कुछ नहीं था वहाँ, बस आधे हिस्से पे अंधेरा और आधे पे रोशनी थी, सफेद रोशनी। नूर इन दोनों के बीच में खड़ी थी, मतलब नूर का दायां जिस्म रोशनी में था और बायां अंधेरे में। एकदम जोरदार चिंगाड़ बुलंद हुई और किसी ने एकदम बाएं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी, कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा, बचाओ मम्मा। और एकदम मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानिब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। ओह मेरे अल्लाह, मैं दोपहर की सोई इतना कैसे सो गई। असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे किसी नादीदा चीज़ ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा। नूर धड़ाम से बेड से खिंचती हुई गिर गई। मेरी चीखें निकल गईं। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने उसकी टांग पकड़ के खींची, और अब वो जमीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई उसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घिसटती जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी टांग हवा में मुअल्लक थी और उसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज़ से टकरा गई या कोई चीज़ मुझे मारी गई है। मैं धड़ाम से जमीन पर गिरी। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर जमीन पर घिसटती हुई लॉन में खिलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मैं भागती जा रही थी, भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी। अंधेरे के सिवा कुछ न था। पैरों से सयाल मादा बह रहा था, चिकना चिकना, शायद खून था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर, नूर, हाय कोई मेरी बच्ची ला दो। मैं चीखती चिल्लाती इधर से उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गुजरते पड़ते इसके पास पहुंची। नूर, मैंने उसे बुलाया। कोई हरकत न हुई। नूर, मैंने नाक के पास हाथ ले जाकर सांस चेक की। सांस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा। नूर, मैं उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। ममा, ममा, एकदम आवाज उभरी। मैंने सर उठाकर देखा। नूर के जिस्म से कुछ फासले पर भी नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान उसे देख रही थी कि नूर के पीछे से वो ही औरत निकली जो उसे ले जाना चाहती थी। अचानक उसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नूर, मैं पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी। फिर भागना शुरू कर दिया। दूर कहीं बहुत दूर से नूर की आवाज आ रही थी, मम्मा, मम्मा। एकदम मेरा पांव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ ही मेरी आंखें खुल गईं। अब भी आवाज आ रही थी, मम्मा, मम्मा। मेरी नूर मेरे ऊपर झुकी मुझे बुला रही थी। मम्मा उठें। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांसें बहाल हो गई हों। मेरे शौहर बराबर में बैठे हैरान हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है। वो लाजमी बात है सारे वाक़ये से अनजान थे
ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا، جو کچھ اسے سمجھ آیا۔ وہ بتاتی ہے، وہ گندی آنٹی مجھے ڈرانے آیا کرتی تھیں، وہ مجھے لے جا رہی تھیں، تب وہ انکل آئے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں، پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کیا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی۔ مما مما یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پر رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں، تمہارے گھر کی اوپری منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔ ناظرین، کامنٹس سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ کو یہ خوفناک کہانی کیسی لگی، اور مزید ایسی مزے کی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرتے جائیں۔ شکریہ۔